हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लैब असिस्टेंट के जो क्वेश्चंस हैं पेपर की दृष्टि से वो 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस मिक्स होंगे, कुछ इसमें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के हैं, कुछ इसमें नॉर्मल ज्योग्राफी के हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपना प्यार दें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा में समस्या उत्पन्न करती है। सैटेलाइट से रिमोट सेंसिंग आपके टॉपिक दिया हुआ सिलेबस में, तो उसमें एक्विजिशन में फ़ोटो लेते हैं उस समय कौन सी चीज़ हमें समस्या उत्पन्न करती है, तो वो है भू आवरण, बादल आवरण, जल आवरण या वनस्पति आवरण। तो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न करता है बादल आवरण। क्या उत्पन्न करता है? बादल आवरण, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली किरणों को क्या कर लेता है? अवरुद्ध कर लेता है, और इसी के कारण किसी भी स्थल रूप की वनस्पति की हम फोटो लेना चाहें तो उसकी फ़ोटो हमें नहीं मिलती। तो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भौगोलिक आंकड़ों के मानचित्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। जीआईएस में, ठीक है, जीआईएस आपकी टॉपिक है। उसके मानचित्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। तो कंप्यूटर के मुख्य कार्यों में है आंकड़ा भंडारण भी है, आंकड़ा संग्रहण भी है, आंकड़े की कल्पना नहीं है, लेकिन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट काम है वो है आंकड़ों को पुनः प्राप्त करना और उनका संरेखण करना। आंकड़ों को पुनः प्राप्त करना और उनका संरेखण करना। डाटा स्टोर हो चुका है, उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार से प्राप्त नहीं किया जाता है, ये सब उसमें देखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानचित्रण तकनीक रेखांकित क्षेत्रों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग करने हेतु सही है। विभिन्न रंगों का प्रयोग, याद रखना, रंगों का प्रयोग किया जाता है हमेशा कोरोक्रोमेटिक में। किस में किया जाता है? कोरोक्रोमेटिक में। ठीक है, इसके अलावा आइसोप्लेथ में लाइंस का यूज़ किया जाता है, कोरोप्लेथ में शेड्स का यानी कि छाया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोरो स्कीमेटिक में सिंबल्स यानी कि प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो रंगों का उपयोग किस में किया जाता है? कोरोक्रोमेटिक में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट जनसंख्या की पेशागत संरचना यानी कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को दर्शाने वाला जो चार्ट है वो है वृत्त आरेख। कौन सा आरेख? वृत्त आरेख। इसे पाई डायग्राम भी बोलते हैं। जैसे बांटा जाता है कि कितने कितने लोग खेती करते हैं, कितने लोग शिक्षक हैं, कितने लोग वकील हैं। ये वकील है, ये शिक्षक है, ये कृषि किसान है, ये लोग जो परिवहन संचालन करते हैं, ये लोग ऑफिस का वर्क करते हैं। ठीक है, ऐसे जो उनका ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है वो बांटा जाता है वृत्त आरेख में या पाई डायग्राम में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू समोच्च रेखा मानचित्र में सही दर्शाया जा सकता है। तो समोच्च रेखा मानचित्र में हमेशा दर्शाई जाती है किसी भी स्थल की ऊंचाई। ठीक है, ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, ये समोच्च रेखाएं हैं, कंटूर लाइंस। ठीक है, इन्हें कंटूर लाइंस बोलते हैं। ये किसी भी भाग की क्या दिखाई देते हैं, क्या दर्शाते हैं इन्हें? ये दर्शाया जाता है किसी भी भूभाग की ऊंचाई। जनसंख्या वितरण डॉट मैप होता है, चट्टानों की दृढ़ता अलग होती है, मृदा वितरण थीमेटिक मैप वगैरह में दिखाया जाता है। लेकिन कंटूर लाइंस में कौन सा दिखाया जाता है? समोच्च रेखाओं में कौन सा दिखाया जाता है? भूभाग की ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या समान यात्रा समय को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है? समान यात्रा मतलब यहाँ पर जाने में भी 10 मिनट लगा, यहाँ पर जाने में भी 10 मिनट लगा, यहाँ पर जाने में भी 10 मिनट लगा। इन तीनों स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को बोलते हैं समकाल रेखा। इन तीनों स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? समकाल रेखा। कौन सी? अगर
समान यात्रा समय, यानी कि यात्रा में लगा समय वो क्या है, समान है, उन रेखाओं को दर्शाया जाता है समकाल रेखा के द्वारा। इन्हें बोला जाता है आइसोक्रोन। क्या बोला जाता है, आइसोक्रोन, आइसोक्रोन, ठीक है, याद रखिएगा, आइसोक्रोन बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भू अभिनति की अवधारणा किसने दी थी, जियो सिंक्लाइन की अवधारणा किसने दी थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट अलग दिया था, ठीक है, और थ्योरी अलग ने दी थी। तो अवधारणा जो है वो हॉल एंड डाना ने दी थी। इसके अलावा एक और आते हैं, वो आते हैं हॉग, ई होग, उन्होंने जो दी थी वो दी थी थ्योरी। क्या दी थी, थ्योरी दी थी, थ्योरी दी थी ई होग ने। और बाकी जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था हॉल एंड डाना ने। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चलिए। पेटरनास्टर झील क्या है, पेटरनास्टर झील क्या है, क्या ये हिमनदीय सोपानों पर निर्मित झीलें हैं, क्या ये ज्वालामुखी से उत्पन्न झीलें हैं, क्या समुद्री अपरदन के द्वारा जल के उथले क्षेत्र में बनी झीलें हैं, या नदी विसर्प से कटी अर्धचंद्राकार की झीलें हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस को समझते हैं। ऑप्शन नंबर डी को जो है नदी विसर्प से कटी, उन्हें बोलते हैं ऑक्सबोलेक। क्या बोलते हैं, ऑक्सबोलेक, लेकिन यहाँ पर पूछा गया पेटरनॉस्टर। सी है समुद्री अपरदन के द्वारा बोला जाता है इन्हें लेगून्स। क्या बोला जाता है, लेगून्स, तो ये भी नहीं है। ज्वालामुखी से उत्पन्न झीलें, जो क्रेटर बनते हैं, क्रेटर में पानी भर जाता है तो क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। अपने को पूछा क्या है, पेटरनास्टर झील। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, हिम नदीय सोपानों पर निर्मित झीलें, ठीक है। तो उन्हीं क्या बोलते हैं, पेटरनास्टर झीलें बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट इज द की टू दी पास्ट। ये वाक्यांश कौन सी अवधारणा से संबंधित है, ये वाक्यांश संबंधित है एक रूपतावाद सिद्धांत से, या इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ठीक है, ये लंबा है थोड़ा सा। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म बोलते हैं एक रूपतावाद। इसका मतलब जो चीज़ें भूतकाल में घटती थी वही चीज़ें वर्तमान काल में घटती है, यानी कि वर्तमान काल की चीज़ों को देख करके हम भूतकाल का पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये दिया था एक रूपतावाद, और इसको देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जेम्स हटन। कौन थे, जेम्स हटन। तो इसका जो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश कर्क, ये कर्क लिखा हुआ है यहाँ, कर्क लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, कर्क लिखा हुआ है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अक्षांश कर्क प्रशांत मंडल, कौन सा प्रशांत मंडल कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है। तो 67 डिग्री साउथ पर कोई कर्क रेखा नहीं है, 67 डिग्री नॉर्थ पर भी कोई कर्क रेखा नहीं है, 25 डिग्री साउथ में भी मकर रेखा है, कर्क रेखा नहीं है। लेकिन 25 डिग्री से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ कर्क रेखा वहीं पर है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, कर्क प्रशांत मंडल कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सुमेलित कीजिए, क्या कहिए, सुमेलित कीजिए। हमें सुमेलित करना है कि कौन सा गर्त है, कौन सी उसकी गहराई है, ठीक है। तो टोंगा ट्रेंच है, टोंगा ट्रेंच क्या है इसकी गहराई सबसे ज़्यादा है, तो टोंगा ट्रेंच की गहराई है 10,880। इसके अलावा है क्यूराइल ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच की जो गहराई है वो है 10,500, ये 500 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 10,880 टोंगा ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच है 10,500। इसके अलावा फिलीपींस ट्रेंच, इसकी गहराई है 10,540। इसके अलावा रोमांस गर्त, इसकी जो गहराई है वो 7,760 है। तो ऑप्शन नहीं दिए गए, आप केवल इनको मिला लीजिएगा। टोंगा ट्रेंच 10,880, क्यूराइल ट्रेंच 10,500, फिलीपींस ट्रेंच 10,540 और रोमांस गर्त का 7,760। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से स्वमंडल, कौन सा मंडल, स्वमंडल, होमोस्फीयर बोलते हैं। होमोस्फीयर जो वायुमंडल की जो निचली परत है उसे किस में शामिल किया जाता है, होमोस्फीयर में शामिल किया जाता है। इसमें सापेक्ष रूप से अक्रिय गैस नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत क्या है। इसमें जो अक्रिय गैस है, नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, जब वो किसी चीज़ के साथ नहीं मिलेगी तब तक अक्रिय गैस रहेगी, ठीक है। तो इसकी जो विशाल भंडार है उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो उसका मुख्य स्रोत है ज्वालामुखी क्रियाएं। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी के अंदर से क्या निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, और इसी के कारण वायुमंडल के इसके विशाल भंडार पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है, लगभग 78.08%, ठीक है। आ रही है बात समझ,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नज़्गा प्लेट, कौन सी प्लेट? नज़्गा प्लेट। नज़्गा प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? सबसे पहले जानेंगे कि नज़्गा प्लेट है का, तो ये है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के प्रशांत मंडल यानी कि दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी जो तट है उसके जो पश्चिमी तट के पास है, तो यहाँ पर है ये नज़्गा प्लेट। ठीक है, नज़्गा प्लेट कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। और इसका जो बहाव है, इसकी जो गति है वो कौन सी दिशा में है? तो वो दिशा है पूर्व की दिशा। किसकी ओर बढ़ रही है ये? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रही है। और ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व की दिशा हो रही है। इसीलिए यहाँ पर जो एंडीज पर्वतमाला है उसका उद्भव हुआ है। तो नज़्गा प्लेट की दिशा किस ओर बढ़ रही है? पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 है समुद्री जल लवणता। ठीक है, पीपीटी में मापी जाती है, पीपीटी में। ठीक है, में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से बताइए। तो विश्व में जितनी भी लवणता पाई जाती है, हर स्थान पर अलग अलग लवणता पाई जाती है, लेकिन जो औसत परिसर निर्धारित किया गया है वो कितना निर्धारित किया गया है? वो निर्धारित किया गया है 34/1000 से 37/1000 लवणता को पीपीटी में मापा जाता है। ठीक है, प्रति हज़ार में, पार्ट पर 1000। तो औसत परिसर कितना है लवणता का सागरों में? वो है 34/1000 से 37/1000। वैसे अगर एक नंबर देखें तो वो आता है 35/1000। कितना आता है? 35/1000 माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक पृथ्वी के 99% से ज़्यादा बायोमास अर्थात जैव भार बनाता है? यानी कि जितने भी जो जीव है वनस्पति है, उनमें सबसे ज़्यादा लगभग 99% जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी शामिल होगी? तो उनमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन भी मिलेगा, उनमें ऑक्सीजन भी मिलेगा और उनमें कार्बन भी मिलेगा। हाइड्रोजन किस प्रकार से मिलेगा? जल के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। और ऑक्सीजन, ठीक है, वह श्वास भी लेते हैं। इसके अलावा जल ग्रहण करते हैं, तो जल के अंदर भी ऑक्सीजन है। इसके अलावा हर कोई व्यक्ति कार्बन से बना हुआ है, हर कोई चीज़ किससे बनी हुई है? कार्बन से बनी हुई है। तो 3 जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो गए? वो हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, रियो डी जनेरियो, ये हुआ था ब्राज़ील के अंदर। क्या बोलते हैं इसे? ब्राज़ील में हुआ था, इसीलिए इसे अर्थ समिट बोलते हैं। अर्थ समिट, अर्थ समिट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं? अर्थ समिट। यानी कि पूरी पृथ्वी से जो प्रतिनिधि हैं वो आए थे और यहाँ पर उनका समिट हुआ था। इसीलिए रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो हुआ था उसको बोलते हैं अर्थ समिट। कब हुआ था? जून 1992 में हुआ था। इसके दौरान पर्यावरण और विकास पर आयोजित यूएन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष पूछ लिया कि जो अर्थ समिट हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग ने उसकी अध्यक्षता की थी। आपकी जलवायु से संबंधित जितने भी डेटा हैं आपके सिलेबस में, उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो कौन थे? मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग ने उनकी अध्यक्षता की थी। कब हुई थी? 1992 में। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। इसके अलावा इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विभाजन की नींव रखी थी? जनरल वर्सेज स्पेशल ज्योग्राफी की नींव किसने रखी थी? वो थे बर्नहार्ड वारेनियस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी। ठीक है, जल संसाधन से रिलेटेड है ये, जो भी अपनी अपवाह प्रणालियाँ है। ठीक है, सिलेबस में देखिए अपवाह तंत्र, उसमें जो ये क्वेश्चन आया हुआ है हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसने दी थी? तो हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी दी थी R.E. हर्टन ने दी थी। किसने दी थी? R.E. हर्टन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल में व्यवहार परक दृष्टिकोण, बिहेवियरल ज्योग्राफी, बिहेवियरल, ठीक है, बिहेवियरल ज्योग्राफी पर, बिहेवियरल दृष्टिकोण पर जोर दिया? तो वो दिया था विलियम किरक महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है। ठीक है, अपने इंडिया ही देख लो, एक ही पर्यावरण, एक ही देश है, लेकिन यहाँ पर रहन सहन के तरीके सबके अलग हैं,
भिन्न भिन्न संस्कृति है, तो क्या उन सबको पर्यावरण के अधीन रखा जा सकता है? ना, एक ही पर्यावरण के अधीन नहीं रखा जा सकता। लेकिन एक ही पर्यावरण के अंदर रहते हुए हर व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग जीवन जीने का तरीका होता है और उनकी अलग अलग संस्कृति होती है। तो यही बताया गया है कि एक ही पर्यावरण हर व्यक्ति के लिए भिन्न अर्थ रखता है। और यह कथन कौन सी संकल्पनाओं से संबंधित है? तो यह संभाव्यतावाद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। निश्चयवाद कहता है कि एक ही पर्यावरण में रहने वाले व्यक्तियों की सभी विशेषताएं एक समान होगी। इसका मतलब मनुष्य प्रकृति का दास हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि एक ही पर्यावरण हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रखता है। कौन सा कहता है? संभाव्यतावाद, पॉसिबिलिज्म। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास। तो आगे ही ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा ज़रूर। अपना ध्यान सर्वोपरि है, बाद में सारी चीज़ें हैं। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।